हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम 27 मई के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है एफडीआई से रिलेटेड। एफडीआई क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सो रिसेंटली इंडिया ने एफडीआई डेटा रिलीज किया है और इस डेटा के हिसाब से 81.72 बिलियन डॉलर्स का एफडीआई आया है और ये अब तक का हाईएस्ट एवर है। यानी कि 2020-21 में इतना एफडीआई आया है और ये अब तक का हाईएस्ट एवर है। एफडीआई माने विदेशों से जो लोग इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। दो टाइप का इन्वेस्टमेंट हो सकता है, एक है एफडीआई और एक है एफआईआई। अब अरविंद मायाराम कमेटी के हिसाब से 10% से बड़ा अगर इन्वेस्टमेंट है, यानी अगर किसी कंपनी में 10% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट है तो वो एफडीआई की कैटेगरी में आएगा। सो आपके लिए एक तो ये अमाउंट इंपॉर्टेंट है, 81.72 बिलियन डॉलर्स। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ये 10% ज्यादा है। दूसरा, स्टेट वाइज अगर हम लिस्ट देखें तो गुजरात टॉप पोजीशन पर है, यानी गुजरात ने सबसे ज्यादा एफडीआई रिसीव की है। गुजरात के बाद है महाराष्ट्र और थर्ड पोजीशन पर है कर्नाटका। सो ये 3 स्टेट हैं स्टेट्स की कैटेगरी में। उसके बाद में अगर हम कंट्रीज की बात करें तो सिंगापुर टॉप पोजीशन पर है, सेकेंड पोजीशन पर है यूएसए और थर्ड पोजीशन पर है मॉरिशस। यानी इन कंट्रीज से इंडिया में एफडीआई आया है। सो सबसे ज्यादा एफडीआई इंडिया में सिंगापुर से आया है, उसके बाद यूएसए से और उसके बाद मॉरिशस से। सेक्टर स्पेसिफिक की बात करें तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सेक्शन में सबसे ज्यादा एफडीआई आया है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में और थर्ड है सर्विसेज सेक्टर में। सो ये था एफडीआई रिलेटेड डेटा। गुजरात की बात करें तो रिसेंटली गुजरात इसलिए न्यूज में था क्योंकि उन्होंने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम रख दिया है। इसके अलावा गुजरात इसलिए भी न्यूज में था क्योंकि गुजरात का जो हाई कोर्ट है वो देश का पहला ऐसा हाई कोर्ट बना है जिन्होंने यूट्यूब पर लाइव ब्रॉडकास्टिंग शुरू की है कोर्ट प्रोसीडिंग्स की, यानी कि कोर्ट के भीतर क्या क्या कार्रवाई कैसे होती है इन सब की लाइव प्रोसीडिंग शुरू की है गुजरात हाई कोर्ट ने। और देश में ये पहला ऐसा हाई कोर्ट है जिसने ऐसा काम किया है। इसके अलावा कोर्ट से रिलेटेड एक और इवेंट न्यूज में थी, ई कोर्ट सर्विसेज। सो ये सर्विसेज क्या है? रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की जो ई कमेटी है, ई का मतलब है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक यानी वाया इंटरनेट। सो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी है, उन्होंने ई कोर्ट सर्विसेज मोबाइल ऐप लॉन्च की है। एक्चुअली उन्होंने इस मोबाइल ऐप से रिलेटेड मैनुअल लॉन्च किया है, यानी कि गाइडलाइंस लॉन्च की हैं और इन गाइडलाइंस के हिसाब से अब इस ऐप की मदद से आप अपने कोर्ट केसेस का स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हो। सो ये डिफरेंट रीजनल भाषाओं में उपलब्ध होगी। नेक्स्ट न्यूज है वो आरबीआई से रिलेटेड है। सो आरबीआई रिसेंटली न्यूज में था क्योंकि आरबीआई ने कहा है कि वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उनको स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स के साथ अमालगमेट करने के बारे में सोच सकती है अगर ऐसा प्रपोजल आता है तो। मतलब डिफरेंट कंडीशंस के हिसाब से आरबीआई इस बारे में सोच सकती है। सो सबसे पहले आपसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये हो सकता है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स को अगर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स में मर्ज करना है या अमालगमेट करना है तो इसमें किसकी अथॉरिटी की जरूरत होगी? सो ये आरबीआई के अप्रूवल की जरूरत होगी। आरबीआई बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर है। इसके अलावा आरबीआई की बात करें तो रिसेंटली आरबीआई कुछ और इवेंट्स के कारण न्यूज में था। सबसे पहले आरबीआई एनजीएफएस का मेंबर बन गया है। एनजीएफएस है नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम। रिसेंटली एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक भी इसका मेंबर बना है। एनजीएफएस की बात करें तो ये वन प्लैनेट समिट के बाद बनाया गया था और ये समिट हुई थी 2017 में। इसके अलावा आरबीआई न्यूज में था क्योंकि रिसेंटली आरबीआई ने सरकार को 99,122 करोड़ रुपए का जो सरप्लस था वो ट्रांसफर करने की घोषणा की है। आरबीआई इसलिए भी न्यूज में था क्योंकि रिसेंटली आरबीआई ने रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी 2.0 का गठन किया है और इस अथॉरिटी को असिस्ट करने के लिए एक एडवाइजरी ग्रुप का भी गठन किया गया है और इस एडवाइजरी ग्रुप के जो हेड हैं वो है एसबीआई बैंक के एमडी एस जानकी रमन। सो मिस्टर जानकी रमन है वो एसबीआई बैंक के एमडी हैं। 3 बैंक एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक, ये 3 बैंक हैं। ये डीएसआईबी हैं। डीएसआईबी का मतलब है डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट बैंक, यानी कि ये इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर इनमें से कोई एक बैंक भी फेल होता है तो एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम पर उसका असर पड़ेगा। ये जो स्टेटस है डीएसआईबी का, ये स्टेटस भी आरबीआई के द्वारा ही दिया जाता है। नेक्स्ट है सीपीईसी से रिलेटेड। सो सबसे पहले ये है पूरा जम्मू एंड कश्मीर राज्य है जो कि इंडिया का हिस्सा है। अब इस राज्य को इंडिया ने 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया है। ये वाला जो एरिया है इस लाइन से
इस वाला एरिया ये पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जे में कर रखा है। ये जो रेड लाइन आप देख रहे हो ये है CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। सो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। अब इस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इंडिया एक पार्टी क्यों नहीं है? हमारा आर्ग्यूमेंट है कि ये इस एरिया से होकर गुजरता है और ये एरिया इंडिया का है और अवैध तरीके से पाकिस्तान के कब्जे में है। सो इस एरिया से होकर गुजरने के बावजूद भी, यानी कि हमारे एरिया से होकर गुजरने के बावजूद भी चाइना ने इंडिया को इस मामले में कंसल्ट नहीं किया। इसीलिए हम इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं हो सकते क्योंकि ये एक इलीगल तरीके से पास हो रहा है। रिसेंटली ये इसलिए न्यूज में था क्योंकि चाइना और पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को 70 वर्ष पूरे हुए हैं। सो ये जो प्रोजेक्ट है ये चाइना को ग्वादर पोर्ट पे असेस देगा। ये कंट्री है नेपाल। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। रिसेंटली नेपाल इसलिए भी न्यूज में था क्योंकि यहाँ की जो राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी, उन्होंने नेपाल के पार्लियामेंट को डिसोल्व कर दिया है और नए इलेक्शंस अनाउंस कर दिए हैं। इसके अलावा नेपाल रिसेंटली इसलिए भी न्यूज में था क्योंकि वहां पर एक ऑर्डिनेंस इश्यू किया गया था नागरिकता को लेकर। सो अब नेपाल में सिटीजनशिप बाय डिसेंट देने का प्रावधान लागू किया जाएगा। इन सिंपलेस्ट टर्म, जो नेपाल की महिलाएं किसी और बाहर के पुरुष से शादी करती थी तो वहां पर उनके जो बच्चे थे उनको नेपाली सिटीजनशिप मिलने में थोड़ी दिक्कत होती थी। तो अब होगा क्या कि अगर जो बच्चे की मदर हैं वो नेपाल की हैं तो बच्चे को भी नेपाली सिटीजनशिप ग्रांट कर दी जाएगी। अगर उसके फादर की आइडेंटिटीज एस्टेब्लिश नहीं की जा सकती है तो भी। ऑर्डिनेंस की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऑर्डिनेंस के प्रोविजंस हैं। आर्टिकल 123 में प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस पावर्स हैं, जबकि आर्टिकल 213 में गवर्नर की ऑर्डिनेंस पावर्स हैं। नेक्स्ट है ईरान से रिलेटेड और IAEA। IAEA क्या है? यह है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने वाला था तो दुनिया की मेजर कंट्रीज हैं, उन्होंने ईरान के साथ एक डील साइन की और इस डील को नाम दिया गया JCPOA यानी जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इसको ईरान न्यूक्लियर डील भी बोला गया। अब इस डील के तहत जो डिफरेंट कंट्रीज थी, स्पेशली USA, उन्होंने कहा कि हम आप पर से सैंक्शंस हटा लेंगे धीरे धीरे करके अगर आप न्यूक्लियर वेपन ना बनाओ तो। सैंक्शंस का मतलब होता है प्रतिबंध। अब जब USA के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे तब उन्होंने अनाउंस किया कि USA अब इस डील से बाहर आने वाला है, यानी कि हम इस डील को नहीं मानेंगे और उन्होंने वापस से ईरान पर सैंक्शंस लगा दिए। और इसी के चलते ईरान ने भी न्यूक्लियर वेपन्स पर अपना काम दोबारा से शुरू कर दिया। अब रिसेंटली एक एग्रीमेंट हुआ है IAEA और ईरान के बीच में, जिसके तहत IAEA ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर सर्वेलेंस यानी मॉनिटरिंग कर पाएगा। अब ये डील है, ये 24 जून को खत्म होने वाली है और इसी के कंटेक्स्ट में ये न्यूज में थी। IAEA के जो चीफ हैं वो हैं राफेल ग्रोसी। IAEA का मुख्यालय है वियना ऑस्ट्रिया में है और इस संस्था की स्थापना 1957 में हुई थी। JCPOA को इनफॉर्मली ईरान न्यूक्लियर डील के नाम से भी जानते हैं। सो इस डील में USA ने बाहर आने का निर्णय लिया और उसके बाद USA ने वापस से सैंक्शंस भी लगाने शुरू कर दी। इसकी वजह से ईरान की इकोनॉमी है उस पर भी काफी नेगेटिव असर पड़ा और इसी के चलते उन्होंने नई करेंसी भी अनाउंस की थी। कमेंट बॉक्स में बताइए ईरान की नई करेंसी का नाम क्या है। USA की बात करें तो USA का जो स्पेस एजेंसी है वो है नासा और रिसेंटली नासा इसलिए न्यूज में था क्योंकि उन्होंने प्रपोज किया है एक अर्थ सिस्टम ऑब्जर्वेटरी बनाने के लिए। सो ये अर्थ पर क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर मिटिगेशन, फॉरेस्ट फायर, इन सबको मॉनिटर करने का काम करेगा। सो क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं कि रिसेंटली किस स्पेस एजेंसी ने अर्थ सिस्टम ऑब्जर्वेटरी बनाने का प्रपोजल दिया है। सो ये नासा की एक पहल है। रिसेंटली ईरान इसलिए भी न्यूज में था क्योंकि इन्होंने अनाउंस किया कि फरजाद बी गैस फील्ड है, ये ईरान में एक गैस फील्ड है, इसमें अब ईरान इंडिया के साथ कोलैबोरेट नहीं करेगा। एक्चुअली इसमें ONGC-VL यानी विदेश लिमिटेड, ONGC विदेश लिमिटेड इसमें ईरान के साथ कोऑपरेट करने वाला था, कोलैबोरेट करने वाला था, लेकिन अब ईरान ने अनाउंस किया कि हम किसी विदेशी कंपनी के साथ इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं करेंगे और उसके बाद उन्होंने ये प्रोजेक्ट दे दिया है एक डोमेस्टिक गैस कंपनी को जिसका नाम है पेट्रोपार्स। ईरान रिसेंटली एक सुपर कंप्यूटर के कारण भी न्यूज में था जिसका नाम है सिमोर्ग। नेक्स्ट है प्रोटेक्टेड प्लेनेट रिपोर्ट 2020। सो ये रिपोर्ट
रिलीज की है यूएनईपी ने। यूएनईपी है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, और यूएनईपी रिसेंटली इसलिए भी न्यूज में था क्योंकि इन्होंने एक और रिपोर्ट रिलीज की थी, फूड वेस्ट इंडेक्स। इसके अलावा फूड प्राइस इंडेक्स जो है वो रिलीज की थी FAO ने, यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय रोम में है, रोम इटली में है। इटली G20 समिट का होस्ट है। इसके अलावा इटली COP26 में भी यूके का होस्ट पार्टनर है। COP26 ग्लासगो में होने वाली। COP क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। सो ये UNFCCC के तहत आयोजित करवाई जाएगी। यूएनईपी की बात करें तो इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। इसका मुख्यालय है वो नायरोबी में है। नायरोबी केन्या की राजधानी है। केन्या एक अफ्रीकी देश है। नेक्स्ट न्यूज है अफ्रीकन वायलेट से रिलेटेड। ये एक अफ्रीकन फ्लावरिंग प्लांट है और पहली बार ये इंडिया में पाया गया है। ये इंडिया में मिजोरम में पाया गया है। रिसेंटली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, जिसका मुख्यालय भोपाल में स्थित है, इस इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट ने इस फ्लावरिंग प्लांट को इंडिया में पाया है और पहली बार ये इंडिया में मिजोरम में पाया गया है। ये एक एपीफाइट है। एपीफाइट वो प्लांट्स होते हैं जो किसी दूसरे प्लांट पर उगते हैं और उसी से मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। मिजोरम की बात करें तो ये 6th शेड्यूल स्टेट है। 6th शेड्यूल में 4 स्टेट हैं। ये है ATM और इस ATM में नो मनी, यानी मणिपुर नहीं है इनमें। 2 M है, उसमें से एक है मेघालय के लिए और दूसरा है मिजोरम के लिए। T स्टैंड्स फॉर त्रिपुरा, A स्टैंड्स फॉर आसाम। ये 4 स्टेट्स हैं जो म्यांमार के साथ बॉर्डर बाउंड्री शेयर करते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। ये चारों स्टेट ILP भी है। ILP का मतलब है इनर लाइन परमिट, यानी कि इन स्टेट्स में जाने के लिए हमें परमिट की जरूरत पड़ेगी। जैसे हम अगर किसी दूसरे देश में जाते हैं तो वहां पर जाने के लिए हमें पहले वीजा की जरूरत पड़ती है। इसी तरीके से इन स्टेट्स में जाने के लिए परमिट की जरूरत पड़ती है और ये परमिट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट न्यूज है मेकेदातु डैम से रिलेटेड। रिसेंटली NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, उन्होंने एक कमेटी बनाई है इस डैम से रिलेटेड। सबसे पहले मैं आपको इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन दिखाता हूँ। ये है कर्नाटक और तमिलनाडु का बॉर्डर। अब कर्नाटक ने इस एरिया में कावेरी नदी पर एक डैम बनाने का प्रपोजल दिया है। ये डैम, अब इस डैम के विरोध में तमिलनाडु ने, अब इस डैम के खिलाफ तमिलनाडु ने विरोध जताया है। तमिलनाडु का आर्गुमेंट है कि अगर डैम बनाता है कर्नाटक तो तमिलनाडु के लिए कम पानी बचेगा। इसकी वजह से दोनों स्टेट रिसेंटली न्यूज में थे और इसी के चलते NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कमेटी का गठन किया है। NGT की बात करें तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी का मतलब है ये कानून से बनाई गई है। कानून का नाम है NGT एक्ट ऑफ 2010। NGT की जो प्रिंसिपल बेंच है वो नई दिल्ली में है और जो रीजनल बेंचेस हैं वो 4 जगह हैं, पुणे, भोपाल, चेन्नई और कोलकाता। जो NGT के चेयरपर्सन होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं। पहले चेयरपर्सन थे NGT के जस्टिस LS पंत, यानी जस्टिस लोकेश्वर सिंह पंत, और प्रेजेंट में इसके जो चेयरपर्सन है वो है जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। NGT एक ट्रिब्यूनल है, ये एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई गई है, यानी एनवायरमेंट संबंधित इश्यूज को टैकल करने के लिए। नेक्स्ट है पावर मिनिस्ट्री से रिलेटेड। रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक नया मिशन अनाउंस किया है, नेशनल मिशन ऑन बायोमास यूज इन पावर प्लांट। जो पावर प्लांट होते हैं वहां पर कोल यूज होता है, कोल यानी कोयला। इस कोयले की जगह पर बायोमास यूज करेंगे, ये नेशनल मिशन होने वाला है। इससे फायदा क्या होगा? अब अगर ये बायोमास यूज होगा तो इससे पोल्यूशन में कमी आएगी। कैसे? ये बायोमास है, ये क्रॉप रेजिड्यू या इस तरीके का मटेरियल होता है। अगर ये यूज में नहीं लिया जाता है तो किसान इसको जला देते हैं और इसकी वजह से पोल्यूशन होता है। इस चीज को स्टबल बर्निंग बोलते हैं और उसकी वजह से पोल्यूशन होता है। अब सरकार ने ये प्लान किया है कि इस बायोमास को इन पावर प्लांट्स में यूज लेंगे कोयले की जगह पर। इससे डबल फायदा होगा। एक तो ये बायोमास का यूज हो जाएगा, दूसरा कोयला कम यूज करना पड़ेगा। इसके अलावा पावर मिनिस्ट्री की बात करें तो रिसेंटली पावर मिनिस्ट्री इसलिए भी न्यूज में थी क्योंकि पावर मिनिस्टर हैं मिस्टर RK सिंह और रिसेंटली एक्चुअली वो MNRE मिनिस्टर भी हैं, यानी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। रिसेंटली वो न्यूज में थे क्योंकि उन्होंने वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, वाराणसी में ग्राम उजाला स्कीम लॉन्च की थी और इस स्कीम के तहत सरकार LED बल्ब्स देगी।
LED का फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड। सो रूरल एरियाज में 10 रुपए में LED बल्ब दिया जाएगा इस स्कीम के तहत। सो ये थी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज। अब कुछ न्यूज इवेंट्स। सो सबसे पहले है कोलिनेट माकोसो। सो वो कोंगो के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। नेक्स्ट है वेसाक डे। सो ये बुद्धिस्ट लोगों के लिए एक स्पेशल दिन है। इस दिन माना जाता है कि लॉर्ड बुद्धा ने एनलाइटनमेंट अचीव किया था। सो ये 26 मई को मनाया गया। नेक्स्ट है नॉर्दर्न रेलवे। सो रिसेंटली एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, 24 मई को इंडियन कॉमनवेल्थ डे के तौर पर भी मनाया गया। नेक्स्ट है नॉर्दर्न रेलवे। सो रिसेंटली नॉर्दर्न रेलवे इसलिए न्यूज में थी क्योंकि सुशील कुमार जो कि रेसलर हैं, रिसेंटली उनको एक केस में दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया है और इसी के चलते रेलवेज ने उनको सस्पेंड करने का ऑर्डर दिया है। वो रेलवे में सीनियर कमर्शियल मैनेजर के तौर पर अपॉइंटेड थे। एक्चुअली जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनको डिफरेंट डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड करती है और इसी के चलते उन्हें ये जॉब दी गई थी। लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने उन्हें एक केस में अरेस्ट किया है और इसी के कॉन्सिक्वेंस में रेलवेज ने, नॉर्दर्न रेलवेज ने उनको सस्पेंड किया है। सो आपसे एक क्वेश्चन तो ये पॉसिबल हो सकता है कि सुशील कुमार किस खेल से संबंधित हैं। सो वो एक रेसलर है। दूसरा कि वो नॉर्दर्न रेलवेज में सीनियर कमर्शियल मैनेजर थे। आपसे पोस्ट नहीं पूछेंगे। नेक्स्ट है फियामी नाओमी माताफा। सो वो पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनी है समोआ की। समोआ पैसिफिक ओशन में एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। नेक्स्ट है गुलेर्मो लासो। सो रिसेंटली वो इक्वाडोर के नए प्रेसिडेंट बने हैं। इक्वाडोर एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। नेक्स्ट है सुबोध कुमार जायसवाल। मिस्टर जायसवाल रिसेंटली न्यूज में थे क्योंकि वो सीबीआई के नए चीफ अपॉइंट किए गए हैं। सीबीआई है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सो सीबीआई चीफ अपॉइंटमेंट के लिए कमेटी होती है और इस कमेटी के मेंबर होते हैं प्राइम मिनिस्टर प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस लीडर ऑफ अपोजिशन। प्रेजेंट लीडर ऑफ अपोजिशन है मिस्टर अधीर रंजन चौधरी। प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जस्टिस एन.वी. रमन्ना एंड प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर तो आप जानते ही हो मिस्टर मोदी। इनके अलावा रिसेंटली मिस्टर प्रशांत कुमार मिश्रा हैं, वो भी न्यूज में थे। रिसेंटली वो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। नेक्स्ट है ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट। सो रिसेंटली इंडियन ओरिजिन की एक स्टूडेंट अनवी भूटानी इस यूनियन के प्रेसिडेंट के तौर पर इलेक्ट हुई है। नेक्स्ट है डेविड बार्निया। सो रिसेंटली डेविड बार्निया को मोसाद का नया चीफ अपॉइंट किया गया है। मोसाद क्या है? ये इजराइल की स्पाई एजेंसी है। जैसे इंडिया में है R&AW यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग IB। सो R&AW है वो आवर एक्सटर्नल एजेंसी है, एक्सटर्नल स्पाई एजेंसी। IB हमारी इंटरनल स्पाई एजेंसी है। पाकिस्तान की स्पाई एजेंसी है ISI, USA की स्पाई एजेंसी है CIA। ऐसे ही इजराइल की स्पाई एजेंसी है मोसाद। और रिसेंटली डेविड बार्निया को मोसाद के नए चीफ के तौर पर अपॉइंट किया गया है। रिसेंटली इजराइल इसलिए भी न्यूज में था क्योंकि आयरन डोम जो कि एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो न्यूज में था। इसके साथ साथ रिसेंटली इंडिया ने इजराइल के साथ एग्रीकल्चर के फील्ड में कोऑपरेशन के लिए 3 साल का एग्रीमेंट साइन किया है और इस एग्रीमेंट के तहत विलेज ऑफ एक्सीलेंस सेटअप किए जाएंगे। सो ऐसे टोटल 75 विलेज सेटअप किए जाएंगे 8 स्टेट्स में। लास्ट है फिल मिकेल्सन। सो रिसेंटली फिल मिकेल्सन ओल्डेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन बने हैं जिन्होंने एक गोल्फ चैंपियनशिप जीती है। वो 50 साल के हैं। सो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि वो किस फील्ड से संबंधित है, किस खेल से संबंधित है। सो वो गोल्फ से संबंधित है और वो गोल्फ चैंपियनशिप जीतने वाले ओल्डेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन बने हैं। सो ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज इवेंट्स। नाउ गेट रेडी फॉर द टेस्ट। थैंक यू।
Thank you, and that's all for the day.